जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू एडुमस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से मिल रहे हैं एक और ज़बरदस्त क्लास के साथ। आज हम सीखने वाले यूनिटरी मेथड्स के लेटेस्ट कॉन्सेप्ट और इसके किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, किस तरीके का कॉन्सेप्ट स्ट्रेटजी आपको लगा के एग्जाम्स में क्वेश्चंस को हिट करना है, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ना रेडी हो जाइए, पेन कॉपी डायरी वगैरह लेकर एकदम से बढ़िया से बैठ जाइए और अपनी क्लास को फिर स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है उसको जरूर लिखिएगा, है ना, जिससे कि आपको रिवीजन करते वक्त आसानी हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लगातार यूट्यूब पर आपकी क्लासेस आ रही हैं, होप सो आपकी प्रिपरेशन वगैरह बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट क्लासेस आप तक टाइमली पहुंच सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो मैथ्स की आज की क्लास में हम पढ़ने वाले यूनिटरी मेथड, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके। देखो, सबसे पहले हमें जानना होगा कि यूनिटरी मेथड होता क्या है। तो यूनिटरी मेथड इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन यूनिट फर्स्ट। जब भी हमें कितनी भी यूनिट्स की वैल्यू दी हो, चाहे वो 100 यूनिट्स की, चाहे वो उससे भी ज़्यादा यूनिट्स की, चाहे वो बहुत 20 यूनिट्स की, चाहे वो 15 यूनिट्स की, सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है। अगर हम निकाल लेंगे 1 यूनिट की वैल्यू, फिर हमसे कितनी भी यूनिट की वैल्यू पूछी जाए, हम आसानी से आंसर आउट कर सकते हैं उसको। समझ में आ गया। तो जब भी आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें देखिएगा कि आप 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालें। अगर आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली तो फिर आप कितनी भी यूनिट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है, एंड देन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। जितनी भी यूनिट फिर आपको चाहिए तो उतनी यूनिट्स की फिर आप वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है। चलो भैया, तो ये हो गया यूनिटरी मेथड, यानी कई सारी यूनिट्स आपको दी रहेंगी, उनमें से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, या 1 यूनिट की दी है तो आप कई सारी यूनिट्स की वैल्यू निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो अच्छा, इसका क्या फॉर्मूला होता है ये भी आपको जानना होगा। देखो, फॉर्मूला बहुत ही बेसिक होता है। फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आपको वैल्यू निकालनी है 1 यूनिट की, तो फिर जो भी टोटल वैल्यू आपको दी गई है, जो भी टोटल वैल्यू आपको दी गई है उसको डिवाइड कर दो टोटल यूनिट से। जो भी टोटल वैल्यू आपको दी गई है उसको टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो भैया। अगर आप टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो फिर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, देखो अब आपको वैल्यू निकालनी है, जितनी भी यूनिट्स आपको रिक्वायर्ड है, ये जितनी भी क्वेश्चन में पूछी गई हैं उतनी यूनिट्स की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, जो आपने वैल्यू निकाली है उसका और जितनी यूनिट्स आपको रिक्वायर्ड है उन दोनों का प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए। आपका जो आंसर आएगा वही हमारा परफेक्ट वैल्यू हो जाएगी, जितनी भी रिक्वायर्ड यूनिट्स आपको चाहिए थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और बहुत ही बेसिक चैप्टर है। आप इसको अपनी छोटी क्लासेस में भी सीख रहे होंगे, अभी भी आपकी बुक में ये वाला चैप्टर होगा। ऑलमोस्ट कई सारे एग्जाम्स में ये वाला चैप्टर हिट होता है, कई सारी जगह ये वाला चैप्टर काम आता है, इसके कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से, केयरफुल तरीके से समझिएगा। ठीक है, चलो इसके बाद इसको एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है आपके पास और इसमें बोला गया है इस 16 बॉटल्स कॉस्ट ₹640। 16 बोतलों की कॉस्ट यहाँ पे आपको 640 रुपीज़ दी गई है। फिर आपसे पूछा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5 सच बॉटल्स। तो इस तरीके से 5 बॉटल्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी ये आपसे पूछ लिया है स्टूडेंट्स। देखो, सबसे पहले हमें पता चल गया है कि 16 बॉटल्स की जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है सर ₹640। तो आपसे अभी भी बताया गया कि आप ना फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए करो। तो यानी कि यूनिट यानी भी यहाँ पे क्या है, बॉटल। तो 1 बॉटल कितना कॉस्ट करेगी, तो ये भी जो भी आपके पास ₹640, इसको डिवाइड कर दीजिए 16 से, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, ₹40। एक बोतल की कॉस्ट 40 रुपीज़ है, इसीलिए 16 बॉटल्स की कॉस्ट 640 रुपीज़ आई थी। अब देखो, अब आपसे पूछा गया 5 सच बॉटल्स की कॉस्ट निकालो। तो 5 बॉटल्स की कॉस्ट आपको निकालनी है। तो जो भी आपके पास कॉस्टिंग आई है 1 यूनिट की, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा ₹200। ₹200 आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो होप सो ये अच्छा, इसमें ऑप्शन लगाना है आपको, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ₹200।
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो, अब इसके कुछ लॉज होते हैं यूनिटरी मेथड के, जो कि हमें फुलफिल करने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने पढ़ा होगा और नाम भी सुना होगा इसका, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में। क्या होता है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन? तो देखो, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर आल्सो इंक्रीजेज। जब कोई एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो फिर आपकी अदर क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होने लग जाती है। सपोज आप किसी शॉप पर गए और आपने कुरकुरे का पैकेट खरीदा, और ना आपने पहले 2 पैकेट खरीदे, इसके बाद आपके जो भी अमाउंट हुआ आपने पे कर दिए, लेकिन आप अमाउंट पे कर ही रहे थे तभी ना कुछ फ्रेंड्स आ गए, तो फिर आपने उनको भी शेयर करना चाहा, आपने उनको भी 2 पैकेट दिला दिए। तो आपने जैसी क्वांटिटी बढ़ाई तो फिर अमाउंट आपको और देना पड़ गया, यानी अमाउंट भी बढ़ गया। ठीक है, इस तरीके से मतलब आप एक क्वांटिटी बढ़ाओगे तो दूसरी भी बढ़ जाएगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में हिट होते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है इनमें, यानी एक चीज़ बढ़ाओगे तो दूसरी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे दिया गया है मोर बुक्स मोर कॉस्ट। आपने सपोज अगर एक बुक लेने गए तो आपकी सर्टेन कॉस्टिंग कुछ लग रही है, लेकिन आप कई बुक्स लेने गए 10 या फिर 20, तो आपने बुक्स नंबर ऑफ बुक्स बढ़ा दी तो फिर कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी उसी हिसाब से। ठीक है, इसी के हिसाब से आगे है मोर डिस्टेंस इक्वल्स टू मोर टाइम सेम स्पीड। देखो, डिस्टेंस और टाइम में अगर सेम स्पीड पे आप काम कर रहे हो, सेम स्पीड चला रहे हो स्कूटी बाइक की, तो अगर आपने सोचा कि हम ना इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं 20 किलोमीटर, तो आपने पता चला कि आप 40 मिनट्स में कवर अप कर लेते हो उसको। लेकिन आपने कहा नहीं, आज तो हमें ना और ज़्यादा ट्रेवल, आज तो हमें 35 किलोमीटर कवर करना, तो फिर टाइम भी आपका बढ़ जाएगा, लेकिन स्पीड उतनी ही रहेगी। स्पीड में कोई चेंज मत करना, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो जैसे मोर वर्कर्स मोर वेजेस। जैसे जितने ज़्यादा वर्कर्स आप अपनी कंपनी में हायर करेंगे, मतलब जितने ज़्यादा वर्कर्स आप रखेंगे अपनी कंपनी में, उतने ही ज़्यादा आपको उनको पे करना पड़ेगा, उतनी ही ज़्यादा उनका वेज होगा, मतलब उनका जो पे करते हैं पे आउट उतना ही होगा। ठीक है, देखो इसका एक फॉर्मूला भी होता है सिंपल सा, और फॉर्मूला क्या कहता है सर, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, यानी कि एक आप कोई यूनिट बढ़ा रहे हो तो दूसरी भी बढ़ रही है, और उसी के रेशियो को यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के थ्रू समझाया जाता है। लेकिन जिस साइड आप एक यूनिट ले रहे हो उस साइड, जैसे यहाँ पे बुक्स ले रहे हो तो यहाँ पे आपको ऊपर और नीचे बुक्स ही लेनी पड़ेंगी। ठीक है, दूसरी साइड अगर आप कॉस्टिंग ले रहे हो तो दूसरी साइड आपको नीचे भी कॉस्टिंग ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक एक साइड इनका रिजर्व है, चेंज मत कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है? चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो किस तरीके से इसको करना है। मैं आगे देखो, अब हमने ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो सीख लिया, अब हमें सीखना है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हमें सीखना है इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी एक चीज तो बढ़ रही है सर, लेकिन दूसरी चीज घट रही है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, इनवर्स प्रोपोर्शन, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर डिक्रीजेज। जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि एग्जाम्पल से समझो इसको, मोर वर्कर्स लेस डेज। वर्कर्स अगर ज़्यादा होंगे तो दिन कम लगेंगे ना किसी काम को करने में, लेकिन काम उतना ही होना चाहिए, ज़्यादा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे मोर टैप्स लेस टाइम, जैसे किसी एक टैंक को फुलफिल करना है, अभी उसको 10 टैप फिल कर रहे थे, ठीक है, 10 टैप फिल कर रहे थे, लेकिन उसी टैंक को अगर आपने 15 टैप के साथ लगा दिया तो फिर वो टैंक जल्दी फिल हो जाएगा, यानी टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो जो हमारा टाइम है वो बट जाएगा। इसी तरीके से जब इसका फॉर्मूला आप लोग लगाते हो इनवर्स प्रोपोर्शन का, तो इसका रेशियो में नहीं आता है साहब, इसका दूसरे तरीके से रेशियो में आता है। यानी कि कुल कहने का मतलब ये है कि टोटल वर्क इक्वल्स टू टोटल वर्क आता है, मतलब कि A1 इंटू B1 इक्वल्स टू A2 इंटू B2। इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट आता है। समझ में है? A1 इंटू B1 इक्वल्स टू A2 इंटू B2। ध्यान रखिएगा, ठीक है? और इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे आपको लग रहा होगा कि सर अभी आपने पीछे ही तो बताया A1/A2, A2 को नीचे भेज दो, और यहाँ B1 है उसको वहाँ पे नीचे भेज दो। जो आपने पीछे बताया उसी तरीके का तो सेम लग रहा, ऐसे ही मुझे लग रहा था, तभी मैं कुछ सेकंड्स के लिए स्टॉप हुआ। लेकिन फिर मुझे याद आया कि भैया यहाँ तो B1 ऊपर है और यहाँ देखो B1 नीचे है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, समझ आ गया? इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी।
ठीक है। तो यानी कि आप जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करोगे सॉल्व तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 कर दोगे, डायरेक्टली है, ठीक है। लेकिन जब इन्वर्स करोगे तो सर a1 × b1 इक्वल्स टू a2 × b2 करोगे, या फिर रेशियो में लिखना है तो a1/a2 इक्वल्स टू b2/b1 करिएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं भाई, इसको जो आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं एग्जाम टाइम में, और आपको जो कठिन क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व आउट करने में आपकी मदद करते हैं, ठीक है। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं किस तरीके से हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ वर्ड और उनकी मीनिंग, जैसे लिखा हुआ होता है ईच, तो ईच का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ईच का मतलब होता है 1 यूनिट। अगर आपके सामने पर लिखा हुआ है तो पर का मतलब भी होता है 1 यूनिट, ठीक है। अगर आपके सामने लिखा हुआ है एवरी, तो एवरी का भी मतलब होता है 1 यूनिट, लेकिन खुद 1 लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है ओनली यूनिट, या सिंगल लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है यूनिट। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में मिलेंगे और आप उनसे समझ जाओगे। देखो किस तरीके से मिलेंगे, ये भी आप आगे देख लेते हो। देखो जैसे कि आप जानते हो स्टूडेंट्स कि हर चैप्टर के लास्ट में हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टिप्स वगैरह लेकर आएँ, जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को करने में आसानी हो, ठीक है। तो आज हम यूनिटरी मेथड में भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आए हैं, जिनको हम लोग A2 टिप्स कहते हैं। उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आज के कुछ पॉइंट्स इस प्रकार हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है ऑलवेज राइट 1 यूनिट फर्स्ट। आपको भी बताया हुआ है कि यूनिटरी मेथड की डेफिनेशन यही थी कि चाहे कितनी भी यूनिट्स आपको दी जाएं, लेकिन आपको 1 यूनिट की वैल्यू सबसे पहले निकालनी है। समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद चेक वेदर द क्वेश्चन इज डायरेक्ट और इनवर्स। फिर इसका चेक करना है कि अगर एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी या फिर घटेगी। इस चीज़ को आपको चेक करना है। अगर वो दूसरी चीज़, एक चीज़ को बढ़ाने पे दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो फिर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, लेकिन अगर एक चीज़ को बढ़ाने पे दूसरी चीज़ घट रही है तो फिर वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें स्टूडेंट्स टेबल्स लर्न करनी पड़ेंगी अप टू 30 तक। क्यों? ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो हमें डिवीजन में, जो हमारी कैलकुलेशन में हमारी हेल्प कर सके, और हमारा ना ये जो आंसर है वो थोड़ा सा जल्दी निकल पाए, तो हम सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे, टाइम दे पाएंगे, और अपने एग्जाम्स में ना टाइम आपने मैनेज कर लिया तो फिर क्रैक होने से कौन रोकेगा आपको, ठीक है। देखो इसके बाद आपको जो भी आंसर है उसको करेक्ट यूनिट के साथ लिखा करें। जैसे अगर आपको केजी में कोई पूछ रहा है तो केजी में आंसर दीजिए, रुपीज़ में पूछ रहा है कॉस्टिंग वगैरह तो रुपीज़ में आंसर दीजिए, लीटर्स में पूछ रहा है वॉल्यूम वगैरह तो लीटर्स में आंसर दीजिए। लेकिन अगर नंबर ऑफ बुक्स इस तरीके से, नंबर ऑफ नोटबुक्स इस तरीके से कोई आंसर आ रहा है तो उसको कंप्लीट समझें, क्योंकि ऑप्शंस यूनिट से भी डिफरेंट होंगे, और आप यूनिट नहीं देखोगे, कोई गलत ऑप्शन लग गया तो फिर आपके बेकार में नंबर कम हो जाएंगे। आपने पूरा जो किया टाइम और सब आपकी मेहनत ना फिर ऐसे ही रह जाएगी। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुल होकर एग्जाम में अपना जो ऑप्शन है उसको चुनना है और अपने उसमें मार्क करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट्स ये थे आज का चैप्टर हमारा यूनिटरी मेथड, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, एकदम बहुत बढ़िया चैप्टर है और कई सारी जगह आपकी ये हेल्प करता है, ठीक है। एवरेज लाइफ में तो आपकी डेली लाइफ में तो करते करता है, साथ ही आपके एग्जाम में भी कई सारे चैप्टर्स में ये यूज होता है, जहाँ पे आप इसको जो भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं वो इस्तेमाल कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रखेंगे आज के लिए इतने, और मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बढ़िया से रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप हमें बता सकते हो। साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये जो हमारी डेली क्लासेस आ रही हैं इनको अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करते रहिए, ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके और उनको भी टाइमली चीज़ें मिल सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स टू यू ऑल।